रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मैं आप सबसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में किस संगठन को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए, पीएफआई या फिर आरएसएस? अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर इस बात का निर्णय ले लेंगे कि भारत में एक ऐसी संगठन है जो खुले तौर पर आईएसआई के साथ काम कर रही है, आतंकवाद के साथ काम कर रही है, लेकिन भारत सरकार उस पर चुप्पी ताने हुए बैठी है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त पीएफआई की। पीएफआई को 5 साल के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह प्रतिबंध गृह मंत्रालय ने संगठन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए किया है। पीएफआई को बैन करने में सबसे बड़ा हाथ अमित शाह का है। अमित शाह ने यह काम अजीत डोभाल को दिया। कुछ ही दिन पहले अजीत डोभाल ने एक बड़े बड़े मुस्लिम मुल्लाओं के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस की। वो असल में सूफी कॉन्फ्रेंस था। सूफीज्म को फॉलो करने वाले कुछ बड़े बड़े मुल्ले अजीत डोभाल के साथ मिलकर बैठे थे और उस कॉन्फ्रेंस में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की भी चर्चा हुई थी और उस चर्चा का समर्थन उन तमाम मुल्ले मौलवियों ने किया था जो लोग अक्सर ओवैसी साहब को बीजेपी के बीटी में एजेंट कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पीएफआई या आरएसएस को लेकर नहीं है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक गौरवशाली हिम्मत को भी लेकर है। तो इस मीटिंग के बाद जब उन मौलाना ने अजीत डोभाल से कहा जी हाँ पीएफआई पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए क्योंकि वो तो मुसलमानों को जागरूक कर रहे थे, इस मीटिंग के कुछ ही दिन बाद यह खबर सामने आती है कि पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध के कुछ ही घंटे बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई एनआईए की तरफ से दी जाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि सेंट्रल द्वारा यानी बीजेपी सरकार द्वारा चलाई जाती है। उन्होंने 106 फंक्शनरीज को अरेस्ट किया। बहुत सारे 15 राज्य में उन्होंने धावा बोला, अटैक किए, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए। अब तक खबर है कि 247 पीएफआई के लोगों को अब तक एनआईए ने अरेस्ट कर लिया, सिर्फ ये कहकर क्योंकि ये पीएफआई के मेंबर थे। अब जितने भी पीएफआई के मेंबर है अब उनको एनआईए बिना किसी इजाजत के वो अरेस्ट कर लेगी, चाहे आप गुनाहगार हो या ना हो। पीएफआई पर लगी प्रतिबंध पर सबसे बड़ी सवाल यह पैदा होता है कि कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है नहीं। तो हाँ, पीएफआई पर लगी प्रतिबंध पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ने समर्थन किया है, खुले समर्थन किया कि हाँ पीएफआई पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव जैसे ऑपोजिशन लीडर ने भी पीएफआई पर लगे प्रतिबंध का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही। और कुछ मुल्ले ऐसे हैं जो मौलाना नहीं है, मुल्ले कहते हैं कि हाँ पीएफआई पर प्रतिबंध लगने चाहिए और ये वही मुल्ले जो ओवैसी साहब को बीजेपी के बी टीम भी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं ओवैसी साहब के बारे में और क्या वाकई में यह प्रतिबंध लगना चाहिए, ओवैसी साहब के इस पर क्या राय है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ तौर पर ट्वीट किया और लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि पीएफआई के कुछ नजरिए से वो मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध ओवैसी साहब इसके खिलाफ खड़े हैं, इसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं। इसके अलावा भी ओवैसी साहब ने बहुत वैल्यूएबल बातें रखी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगी असल ये प्रतिबंध मुसलमानों पर लगाई गई है। अब अगर कोई मुसलमान सरकार के खिलाफ कहेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस मुसलमान को पकड़ कर अरेस्ट करेगी और एक पैम्फलेट डाल देगी कि ये पीएफआई का मेंबर था। तो ये मुसलमान के लिए, संविधान के लिए काफी खतरनाक है। और पीएफआई के खिलाफ जो ये यूएपीए कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएपीए कानून पहले से ही बहुत ज्यादा काला और घटिया कानून है। अब मैं अजीत डोभाल और अमित शाह से इस वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, इस पीएफआई को आपने शक के आधार पर बैन कर दिया क्योंकि आपको मानना है कि वो आईएसआई से लिंक है या आतंकवाद से लिंक है। मैं अजीत डोभाल और अमित शाह से यह कहना चाहता हूं कि आप सबको नहीं पता कि आरएसएस के बहुत सारे मेंबर, खुद मोहन भागवत भी आईएसआई से लिंक है। और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। तो सबूत के तौर पर मेरे पास यह है, यह आरएसएस के फॉर्मर वर्कर है जिनका नाम है पूर्व कार्यकर्ता यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे जो आरएसएस के फॉर्मर कार्यकर्ता थे, वो कहते हैं कि इंडिया में आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट पुलवामा के हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट आपके गोधरा में ट्रेन में आग लगाना हो या अन्य जगहों पर जो बॉम्ब ब्लास्ट है, वो सब के सब आरएसएस ने किए हैं। यशवंत शिंदे ने साफ तौर पर कहा, यशवंत शिंदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व कार्यकर्ता यशवंत शिंदे ने कहा, अदालत में उन्होंने हलफनामे दायर करते हुए उन्होंने कहा कि 2004 के लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले बम बनाने वाले शिविर में हिस्सा लिया था बजाता आरएसएस का मेंबर होने के बाद, और उसके लिए आरएसएस से जुड़े संगठन जिम्मेदार थे। देश भर में बम विस्फोटकों का एक समूह बना था आरएसएस।
हलफनामे में शिंदे ने कई आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का नाम लिया जो बम विस्फोट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के कई स्तरों पर काम करते थे। उनका दावा है कि उन्होंने आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर भी काम किया है। तो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जिन्होंने भारत में कई जगहों पर एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए बम ब्लास्ट किए हैं, क्या अमित शाह और अजित डोभाल आरएसएस को बैन करेंगे? तो मेरा सीधा जवाब है नहीं, इनके अंदर वो ताकत धक नहीं है। दूसरा एक और मैं आपको दिखाता हूं। आज ये वीडियो देखकर मुसलमानों का और संविधान को मानने वालों का दिल खुश हो जाएगा, तो वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर कर देना। 2002 का दंगा करने वाले वीएचपी, बजरंग दल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। क्या अमित शाह और अजित डोभाल के अंदर यह ताकत है कि इन पर प्रतिबंध लगा दे? 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, क्या उस संस्था को बैन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। अब मैं आता हूं सबसे मेन मुद्दे पर, वो है मोहन भागवत का। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, स्वयंसेवक के प्रमुख है। आपको पता है कि मोहन भागवत का नाम भी आईएसआई से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और यह बात कोई फेक नहीं है, यह बात 100% सच है कि आईएसआई फंड मिलती है, आईएसआई की तरफ से फंड दिया जाता है आरएसएस के लीडर को। और यह दावा पांडे ने कन्फेस किया। जी हाँ, फरवरी 18, 2009 की रिपोर्ट देखिए। आरएसएस लीडर श्याम आप्टे ने बहुत बड़े इल्जाम लगाए 2 आरएसएस नेताओं पर, जिनका मानना है, जो कि 2 आरएसएस नेता जिनमें से आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी मोहन भागवत भी इन्वॉल्व है। वह कहते हैं कि उनको पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से फंड दिया जाता है और मालेगांव ब्लास्ट के वो जिम्मेदार हैं, और नहीं, कौन? मोहन भागवत। और दयानंद पांडे ये भी कहते हैं कि जितने सारे मूवमेंट हुए हैं, जो आतंकी गतिविधि है, उन सब में आरएसएस के मेंबरों का नाम है। लेकिन आज भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छुट्टा सांड के जैसे पूरे भारत में घुर कर जहर फैला रहे हैं। इसके अलावा आईएसआई एजेंट के तौर पर पकड़ा गया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बीजेपी आईटी सेल थे, वो भी आईएसआई के साथ लिंक में पकड़े गए थे। तो क्या बीजेपी को पूरे भारत से बैन नहीं कर देना चाहिए? अपनी जवाब कमेंट पर जरूर बताइए। उसके अलावा भी बीजेपी, बजरंग दल के लीडर पाकिस्तानियों के लिए जासूसी करते हुए नजर आए, देशद्रोही, जो कि हमारे भारत के बहुत सारी जानकारी पाकिस्तान को देते हुए पकड़े गए। उनमें बीजेपी, बजरंग दल के नेताओं का नाम है। क्या बीजेपी, बजरंग दल को बैन करने की ताकत अमित शाह और अजित डोभाल में है? हाँ या ना जरूर कमेंट पर बताइएगा। मैं पूछता हूं इस भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार से, जो पीएफआई को बैन करके अपना सीना चौड़ा करते हैं और हिंदुओं को खुश करना चाहती है, मैं उन हिंदुओं से भी सवाल करता हूं कि जो संस्था हिंदुओं को तलवार धराती है, गोली बंदूक पकड़ाती है और देश में दंगा लगाने की बात करती, क्या ऐसी संस्थाओं को बैन नहीं कर देने चाहिए जो हिंदुत्व रूढ़िवादी संगठन चलाते हैं? क्या भड़काऊ भाषण देने वाला पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो भारत में एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करता है, क्या इस पर प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए? क्या ऐसी संस्थाओं को बैन नहीं करना चाहिए जो महात्मा गांधी को गोली मारते हैं और हिंदुओं को तलवार और हथियार उठाने की बात करते हैं? राष्ट्र स्वयं सेवक पाकिस्तान के लिए जासूसी भी करते हैं और हिंदुओं को हथियार पकड़ाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर भरते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिसों पर पथराव कर रहे हैं, क्या उन पर प्रतिबंध नहीं लगानी जानी चाहिए? जो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, बच्चों को तलवार उठाती है, बच्चों को हथियार देती है और बच्चों के मानसिकता में डालती है कि देश के एकता अखंडता को किसी भी तरीके से तोड़ दो, क्या उस आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए? जो पुलिसों पर हथियार करे, जो हर तरह से भारत को तोड़ने की कोशिश करे, ऐसे आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल पर अजित डोभाल और अमित शाह बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक बुजदिल नेता है जो सिर्फ माइनॉरिटीज के द्वारा बनाए गए ग्रुप पर अटैक करेंगे जो पहले से ही कमजोर है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो भारत से गद्दारी कर रहा है, भारत मां के साथ गद्दारी कर रहा है, उस पर कोई भी तरीके की कार्रवाई अजित डोभाल या अमित शाह नहीं करना चाहते हैं। तो क्या इन दोनों के अंदर वो ताकत है, हाँ या ना? ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो लोग पीएफआई से मोहब्बत करते थे या ऐसे समूह से मोहब्बत करते हैं जिन पर बैन होने का उनको खतरा नजर आ रहा है, वही साहब ने बहुत क्लियर कट और बहुत सही बात कही कि अगर एक बंदा गलती करता है तो आप पूरे संगठन पर बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। तो जो भी मेरी बातों से मुत्तफिक है वो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, अपनी बातों पर कमेंट पर लिखिए क्या आप अजित डोभाल, अमित शाह, पीएफआई को लेकर क्या प्रतिक्रिया रखते, क्या आप एएमआईएम ओवैसी साहब के समर्थक हैं, हाँ या ना, जरूर कमेंट पर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल
द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह